मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय पुनः उपस्थित हूं एक नवीन ज्ञानवर्धक विषय के साथ में। कल हमने आपसे चर्चा की थी, वो भी बड़ा विशेष ज्ञानवर्धक विषय था, लेकिन आज एक उससे भी बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक विषय है। और मेरे जो प्रशिक्षु अधिवक्ता हैं या विद्वान अधिवक्तागण है या समाज के सभ्रांत नागरिक हैं या ऐसे आवाम हैं, ऐसे जन सामान्य व्यक्ति हैं कि जो व्यक्ति इस तरह के समस्याओं से ग्रसित हैं, तो मैं आज उन्हीं समस्याओं पे ऐसी चर्चा करना चाहूंगा कि जो निश्चित रूप से बहुत बड़े एक समाज में रहने वाले एक प्रतिष्ठित यश कीर्ति वैभव और मान मर्यादा को समेटे हुए व्यक्ति पर जब कोई प्रश्न चिन्ह उठता है, उसकी कोई भी जनरेशन पर इस तरह का दाग और धब्बा आता है, वो पुलिस के द्वारा आए चाहे प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा आए लगाया गया हो, तो उसके अगेंस्ट हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए, इस विषय पे मैं चर्चा करूंगा। तो चर्चा बहुत विशेष है और इस विशेष चर्चा के सापेक्ष में आपसे विनम्र अनुग्रह और निवेदन करना चाहूंगा, जो मुझे देख रहे हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चर्चा जिस बिंदु पे होनी है उस बिंदु का नाम है गुंडा एक्ट, गुंडा उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम। आज इसी पे चर्चा करेंगे हम। अधिकांश आप लोगों ने देखा होगा कि जो समाज का कोई भी भला या अच्छा व्यक्ति है, उसका कभी पता जर्नल हम लोग देखते हैं कि उस पर पुलिस ने गुंडा एक्ट लगा दिया, गुंडा एक्ट में कार्रवाई कर दिया। तो गुंडा एक्ट में या गैंगस्टर इत्यादि में कोई भी कार्रवाई की जा रही है तो उसमें क्या क्या आवश्यकताएं हैं जिनके बाद ही गुंडा एक्ट इत्यादि पे कोई कार्रवाई की जा सकती है, तो उसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा बहुत अच्छी है, बहुत आनंददायक है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो सभी लोग अलर्ट हो जाएंगे, चर्चा में शामिल होइए। और इस विषय पर इतनी गूढ़ता से मैंने कोशिश किया है, मैंने बहुत सारी मान्य उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित बहुत सारे विधानों को मैं बताना चाहूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा सब लोग नोट कर ले, कॉपी पेंसिल ले लें। मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता, मेरे विद्वान अधिवक्ता या समाज के सहप्रांत नागरिक या जो इससे पीड़ित और शोषित वर्ग है, वो भी व्यक्ति निश्चित रूप से विषय आता है। विषय क्या है? विषय क्या है कि कोई भी व्यक्ति है प्रतिष्ठित, उस पे एक या दो मुकदमा कहीं पंजीकृत होता है ईर्षावश, रंजिशनवश। उस रंजिश और ईर्षा का लाभ उठा करके जो भी विपक्षी व्यक्ति है या जो भी वादी है जिसने भी मुकदमा दर्ज कराए हैं, वो पुलिस के साथ संबंध स्थापित करके अपने चाहे आर्थिक रूप से चाहे अपने रसूख का, और उस व्यक्ति पे जिसपे मुकदमा दर्ज कराया है उस पे गुंडा एक्ट का भी कार्रवाई कराने के लिए प्रयासरत रहता है। तो पुलिस इतना आंखें बंद करके वो वहां भी बीट सूचना के आधार पे एसएसपी के माध्यम से सूचना संबंधित कहीं कहीं जनपदों में कलेक्टर साहब होते हैं गुंडा एक्ट में, कहीं एडीएम साहब को पत्तावाजी ट्रांसफर कर दी जाती है, वो सुनते हैं, तो डीएम साहब तक वो सूचना पहुंचा दी जाती है। उस बीट सूचना के आधार पे मैक्सिमम जो वर्तमान में हो रहा है, मैं केवल उसको बता रहा हूं, मुझे अभी फिलहाल में उस स्तर पे नहीं बात करना है कि वहां क्या होना चाहिए, उस विषय पे हम सेकंड की बात करेंगे। तो अधिकांश हो क्या रहा है, बीट सूचना आई, बीट सूचना के आधार पर तत्काल संबंधित जो अधिकारी महोदय हैं, चाहे जिलाधिकारी महोदय हो चाहे अपर जिलाधिकारी महोदय हो, वो सीधे एक नोटिस सर्व करते हैं और नोटिस दिया, और नोटिस देने के बाद में कारण बताओ नोटिस जारी हुआ, और नोटिस के आधार पे, और नोटिस भी नहीं देते अधिकांश से, तो सीधे समन प्रक्रिया के माध्यम से सूचित करते हैं, बताते हैं, उनको बुलाते हैं और व्यक्ति न्यायालय आता है। और न्यायालय व्यक्ति आने के बाद में वो उस पूरे मुकदमे की प्रक्रिया में इस हद तक लग जाता है कि उसको आपा बचाना भारी हो जाता है। आपा बचाना क्या है? वास्तविकता, सत्यता और पवित्रता के साथ और प्रमाणिक पुष्टियों के साथ भी वो अपने आप को प्रस्तुत करता है। लेकिन संबंधित कोर्ट से मैक्सिमम केसों में मैंने देखा है गुंडा एक्ट में जिला बदर की कार्रवाई की जाती है। जिला बदर की कार्रवाई या संबंधित थाने में लगातार उसकी अटेंडेंस लगाने के लिए, उसकी हाजिरी लगाने के लिए हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन उसको एक बाध्यकारी आदेश उसके विरुद्ध पारित कर दिया जाता है। तो जब जिला बदर हमको कर दिया गया तो 6 महीने के लिए यदि जिला बदर हमको किया गया है तो 6 महीने तक हम अपने घर में, परिवार में, अपने गांव में, क्षेत्र में, गली में, कूचों में आना जाना हमारा बंद। हम उस पूरे जनपद की गलियों में भी कहीं अपने रिलेशन में, रिश्तेदारियों में भी नहीं आ जा सकते हैं। ये हम पे बाध्यकारी आदेश थोप दिया जाता है। तो ये तो जनरल प्रक्रिया जो हो रही है वो
अब वर्तमान में होना क्या चाहिए, उस विषय पे मैं चर्चा करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। यदि किसी के खिलाफ कोई भी मुकदमा पंजीकृत किसी भी थाने के माध्यम से माननीय न्यायालय में यदि विचाराधीन है, तो कानून यह कहता है कि जब तक 3 मुकदमों में दोष सिद्धि ना हो गई हो, तब तक उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत गुंडा एक्ट नहीं लगेगा। ये नोट कर लीजिए आप। ये किसके द्वारा मैं कोट कर रहा हूं? मैं कानून में अध्ययन करने के बाद में, कानून का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के बाद में इस बोलने के लिए इसमें सक्षम हूं। ये गोवर्धन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में पारित विधान माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित है। उसमें साफ और सुस्पष्ट उल्लिखित है। और उसे भी छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, यदि हम एक्ट का अध्ययन करें उसका, तो उस अधिनियम का अध्ययन कर लीजिए। उस अधिनियम में भी साफ और सुस्पष्ट उल्लिखित है कि जब तक 3 केसों में दोष सिद्धि नहीं हो जाए, तब तक गुंडा एक्ट की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अब यदि मुझ पे कोई केस फाइल हुआ, या यदि किसी पे भी कोई केस फाइल होता है, तो केस फाइल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, मान लिया, कोई बात नहीं। तो 5 केस फाइल होने के बाद कहां विचारण हुआ उसका? माननीय न्यायालय में। और माननीय न्यायालय में जहां विचारण चल रहा है, तो विचारण काल में जब तक यह सिद्ध ही नहीं हुआ है कि वास्तविक दोषी मैं हूं, या जिसके अगेंस्ट मुकदमा पंजीकृत हुआ है, अपराध पंजीकृत हुआ है, उस अपराध की पूर्ण रूप से पुष्टि ना हो गई हो भाई निर्णय के द्वारा संबंधित न्यायालय पीठासीन अधिकारी ऑनरेबल जज साहब के माध्यम से, तब तक मुझे दोषी नहीं माना जा सकता। तो मेरे अगेंस्ट जब तक मुझे दोषी नहीं माना जा सकता, तो मेरे अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती गुंडा एक्ट वाली। लेकिन पुलिस चाहे आर्थिक रूप से प्रभावित हो, दबाव में हो, और चाहे किसी और दूसरे प्रभाव से प्रभावित हो, ये मुझे नहीं पता, मैं इस विषय पे नहीं जाना चाहता। लेकिन वर्तमान में ये चलन ऐसा चल रहा है तेजी से। पीछे गत दिनों एक थाना खानपुर का विषय आया। थाना खानपुर का विषय, वो हमारे पास केस आया, उसमें 2 मुकदमे पंजीकृत थे। होनहार लड़का, अकेला कमाने वाला घर में, उस पर पुलिस द्वारा संबंधित थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा उसकी बीट सूचना एसएसपी के माध्यम से कलेक्टर साहब के पास आई। संबंधित पत्रावली एडीएम प्रशासन के यहां ट्रांसफर हो गई। वहां जब मैंने अपनी उपस्थिति, मैं अधिवक्ता के रूप में वहां मैं उपस्थित हुआ उस पत्रावली में, मैंने उनसे निवेदन किया ऑनरेबल एडीएम साहब से कि इसमें साहब सबसे पहले जो कानून कहता है, खाली बीट सूचना के आधार पे आप मुझे जिलावतर की कार्रवाई नहीं कर सकते और दूसरी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। आप बाध्यकारी हैं। माननीय न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय जो विधान पारित करता है, उस विधान के अनुकूल आप लोगों को कार्रवाई करनी होगी। आप लोक सेवक हैं। सर्वप्रथम जो कानून कहता है वो ये कहता है, यदि गुंडा एक्ट में कोई भी बीट सूचना आई है तो हम लोगों को एक नोटिस देना होगा। उस नोटिस के सापेक्ष एक इंटरनल उसकी रिपोर्ट हमें मंगानी होगी डिस्ट्रिक्ट प्रोविजन ऑफिसर से, जिला अभियोजन अधिकारी के यहां से, जिला प्रोबेशन ऑफिसर के अधिकारी के यहां से। तो डीपीओ के माध्यम से पहले संबंधित व्यक्ति की रिपोर्ट आनी है, उसका चाल चलन, उसका चरित्रांकन, उसका रहन सहन, व्यवहार, आदतें, उसका नियम और संयम, ये ग्राम प्रधान के माध्यम से, क्षेत्रीय लोगों के माध्यम से, सैद्धांत नागरिकों के माध्यम से, समाज के, जिस समाज में रह रहा है उस समाज के इर्द गिर्द के लोगों के माध्यम से वो गोपनीय रिपोर्ट आएगी, मंगाई जानी चाहिए। यदि मंगाई नहीं जाती है तो वो न्याय की अपूर्णता है, पूर्णता नहीं है। लेकिन उस केस में उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं मंगाई, हमने उसको कोर्ट किया।
हमें कोई नोटिस नहीं दिया, हमने उसको कोर्ट किया। हमने उनसे कहा कि हमको 3 मुकदमों में दोष सिद्धि नहीं हुई है जो हमको गुंडा एक्ट लग जाए। हमने उसमें रूलिंग का हवाला दिया ऑनरेबल एडीएम साहब को, और मैंने उनसे कहा कि गोवर्धन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में साफ सुस्पष्ट उल्लिखित है और इस एक्ट में भी साफ सुस्पष्ट उल्लिखित है। तो जब तक मैं दोष सिद्ध नहीं हुआ है, तो आप मेरे अगेंस्ट कोई भी गुंडा एक्ट की कार्रवाई अमल में माननीय न्यायालय द्वारा नहीं लाई जानी चाहिए। जो मुझ पे मूल केसेस हैं उनमें मैं बेल आउट हूं, मुझे न्यायालय ने मुझे माना ही नहीं दोषी ऐसा। लेकिन उन्होंने किस प्रभाव में मुझे नहीं पता, क्यों मुझे नहीं पता, किस ज्ञान के आधार पे मुझे नहीं पता, उन्होंने संबंधित अभियुक्त को जो बनाया पुलिस ने, जिसकी सूचना दी, उसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई कर दी। हमने जिला बदर के उस आदेश के विरुद्ध पुनः एक प्रार्थना पत्र दिया, अपील की हमने उनके यहां पे। हमने उनसे पुनः याचना की कि इस पत्रावली में 24 शपथ पत्र लगे हुए हैं, जिसमें ग्राम प्रधान का भी शपथ पत्र दाखिल है। तो इन शपथ पत्रों के आधार पे इन शपथ पत्र सफ्तियों को, शपथकर्ताओं को न्यायालय द्वारा कॉल किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा इन शपथ पत्रों पर संज्ञान लिया जाना चाहिए, डीपीओ रिपोर्ट पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। आप संबंधित जो रिपोर्ट जिसने सूचना दी है संबंधित थाने का भाषाधिकारी, उसको भी कॉल करके बुलाया जाना चाहिए। तब तक मेरे अगेंस्ट कोई भी विधि विरुद्ध कोई भी ऐसा आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए जब तक मुझे नहीं सुन लिया जाए। लेकिन इन्होंने पुनः फिर किसी ऐसी स्थिति में एडीएम साहब ने उसको खारिज कर दिया, और खारिज करने के बाद में फिर बाद में मामला कमिश्नर महोदय के यहाँ पे गया, आयुक्त महोदय के यहाँ गया। उन्होंने आदेश को रिकॉल किया है, वो खंडित अपास्त किया है, और उस वर्तमान में सुनवाई वहां पे सुचारू रूप से चल रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतने हम निकाल वगैरह किया, लेकिन इस केस से मुझे ये नसीहत हुई, मैंने और अध्ययन किया उस चीज का कि एडीएम साहब को जो नहीं करना चाहिए था, उन्होंने दायरे से हट के वो काम किया। मैंने फिर उन एडीएम साहब के खिलाफ संबंधित पार्टी के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट योजित किया, और इस रिट योजित के माध्यम से बताया उनको, मैंने पूछना चाहा कि आपने किस कानून का हवाला लेकर के ये मेरे अगेंस्ट आदेश पारित किए हैं। खैर, इस प्रक्रिया ये पर्टिकुलर केस की रही। अब मैं आपको जनरल बता रहा हूं, अभी अभी पीछे रवि वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा गोरखपुर के एडीएम से बड़ी फटकार लगाई उनको माननीय न्यायालय बुला करके, और उन्होंने कहा कि लोक सेवकों को कानून के दायरे में रहना चाहिए। गुंडा एक्ट के तहत अनुचित नोटिस पर गोरखपुर एडीएम को इतनी फटकार लगाई, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई, और उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए, और संपूर्ण प्रदेश में पुनः जितने भी माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, सबको एक एक कॉपी प्रेषित की गई कानून का सही से अनुपालन कराने वास्ते। तो मैं समस्त ऐसे लोगों से, समस्त उनसे जनों से, समस्त अपने विद्वान अधिवक्ता बंधुओं से, मैं समस्त उन अधिकारी बंधुओं से भी जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, चाहे कलेक्टर महोदय हो, चाहे हमारे एडीएम साहब हो, अपर जिलाधिकारी हो, चाहे चूंकि उप जिलाधिकारी का तो मैटर ही नहीं है ये, तो मैं दोनों इन अधिकारियों से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि कानून का अनुपालन किए बगैर कोई भी ऐसा आदेश पारित ना करें जिससे किसी की यश, कीर्ति, वैभव, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा सब धूमिल हो जाए एक जरा सी गलती के कारण। कानून का अनुपालन करें। अब मैं उन अधिवक्ताओं बंधुओं से और मैं इन अधिकारी बंधुओं से भी मैं कहना चाहता हूं कि रूलिंग ऐसी बहुत सारी है, वो स्वयं भी निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। रवि सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा है, और इसी के सापेक्ष और ऐसी तकरीबन 3 से 4, 5, 6 रूलिंग और मैं बता रहा हूं आपको। एक रूलिंग है
शंकर जी शुक्ला वर्सेस आयुक्त इलाहाबाद मंडल एंड अदर्स। शंकर जी शुक्ला वर्सेस आयुक्त इलाहाबाद मंडल एंड अदर्स। इसमें भी साफ सुस्पष्ट उल्लिखित इसी प्रकार का है। इसी प्रकार ललनी पांडे उर्फ विजय शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें भी एक इंदु अली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इंदु अली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी। तो मतलब मेरा भाव केवल कहने का इतना है कि इसमें एक और रूलिंग अपना ऐड कर ले। इतना इतना महत्वपूर्ण रूलिंग है अगला, वो जो महामाया नगर है, जनपद माया नगर, उसके कलेक्टर महोदय के लिए निर्देशित किया गया है। वो भीमसेन त्यागी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी थिरो डीएम महामाया नगर। इसमें साफ सुस्पष्ट उल्लिखित किया है। और इसमें इतना मंथित रूप से मान्य उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि गुंडा एक्ट के विषय में एक एक कड़ी को उन्होंने उकेरा है, चाहे वो सेक्शन 3 फर्स्ट हो, सेक्शन 3 हो। इस रूलिंग में तो यहां तक उल्लिखित किया है कि जो हम अपील करते हैं, अपीलीय स्थिति में, और अपील भी यदि स्वीकार ना हो खारिज हो जाए, तो जो अधिकारी आदेश पारित कर रहा है हमको जिला बदर का, वो ही दोबारा उसको सुन सकता है और उस आदेश को भी रिकॉल करने की शक्ति है उसके अंदर, उसे आदेश को रिकॉल भी कर सकता है। तो ऐसी बहुत सारी मैंने रूलिंग्स आपको दी। निश्चित रूप से ये समस्त विधान आपने उल्लिखित किए होंगे अपनी डायरी में, कलम द्वारा लिखे होंगे, मन और मस्तिष्क में धारण किए होंगे। तो यदि इस तरह के कोई केसेस का सामना करना पड़े, तो मेरे विचार से मेरा मानना है कि निश्चित रूप से इन रूलिंग्स के माध्यम से आप अच्छी वहां पर बहस कीजिए, अच्छे से आर्गुमेंट कीजिए, और इन अच्छी सी बहस के साथ में अच्छा सा निर्णय संबंधित न्यायालय द्वारा पारित कराइए। फिर भी यदि कोई कमी रह जाती है और कोई ऐसी आसार अपेक्षा है कि मैं उसको प्रतिपूर्ति कर सकता हूं उसकी, तो मैं शाम को 5 से रात्रि 9 बजे तक मैं अपने मोबाइल नंबर 9627374757 पर उपस्थित रहूंगा। हमेशा आपकी सेवा में प्रस्तुत रहूंगा। मुझसे मेरे से संवाद करके किसी भी समस्या का हल लिया जा सकता है। पूरी कोशिश करूंगा मैं कि मैं आपको उस समस्या का हल दे सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ गर्मी के विषय में मैं दिन प्रतिदिन आपको बता रहा हूं। गर्मी बहुत अधिक है, सर को ढक के चलें और कोशिश करें भोजन कम लें, लेकिन लिक्विड तरल पदार्थ अधिक लेते रहें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य, क्योंकि जब आपका स्वास्थ्य मन और मस्तिष्क होगा, निश्चित रूप से आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, अच्छे से बहस कर सकते हैं, न्यायालय में अच्छे से प्रभावित कर सकते हैं ऑनरेबल कोर्ट को, ऑनरेबल जज साहबान को। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ विदाई लेते हुए आपसे निवेदन करता हूं, कल पुनः आपसे होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक मैं लेता हूं आपसे विदाई। नमस्कार।